हाय वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल अकेडमी। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका जो टॉपिक है वो एक तरीके के डाउट्स हैं, जो बच्चों के डाउट्स हैं उनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। डाउट्स में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज था वो ज़्यादा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का हम पर बेसिक नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किस तरीके से करना है। बहुत मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं बच्चे इस तरीके के डाउट्स में। तो मैंने आज का जो टॉपिक लिया हुआ है वो डाउट्स के ऊपर वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यह जो आपका डाउट है आज है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या होता है, बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज के बाद आप हो सकता है कि जो बच्चों ने डाउट पूछा था उनका भी डाउट नहीं रहेगा और जो वीडियो देख रहा है उसका भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये आपके क्लास 10th से रिगार्डिंग टॉपिक्स लिया हुआ है मैंने, क्योंकि बच्चे क्लास 10th के बच्चे ही जो बेसिक्स के बारे में नहीं अच्छे से जानते, क्योंकि वो क्या होता है कि क्लास 10th के बच्चे जो हैं न्यू न्यू मतलब मैथ्स के अंदर घुसते हैं, एक तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास के अंदर हमारी ट्रिग्नोमेट्री अब नहीं है बिल्कुल भी। 9th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल भी एक्सिस्टेंस नहीं है। अब जो एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें 10th क्लास में ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री का एग्जिस्टेंस है, वो भी बच्चों के लिए एकदम फ्रेश है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत नाइन्थ या एट्थ में कुछ पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, नाइन्थ में भी पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो बिल्कुल नया लगता है कि ये क्या है, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, साइन को कॉस में इस तरीके से कर दिया, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से बच्चों को डाउट्स भी आते हैं। इस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो को बना रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको, डाउट्स को क्लियर करता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो पर अगर आप नए हैं वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्लास 10th और 12th की मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको टीच कराया जा रहा है, आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। उसके बाद आपकी मॉक टेस्ट वगैरह और जो भी आपकी फॉर्मूले मॉक टेस्ट है आपकी और रिवीजन है, फास्ट ट्रैक रिवीजन, मैराथन क्लासेस भी आने वाली हैं। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करने के लिए मैथ की अच्छे से प्रिपरेशन 90 प्लस नंबर के स्कोर करने के लिए आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ जो ज्वाइन करने के बाद में वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। आप वीडियो को नहीं देखते हो तो उससे आपका ही लॉस होता है, क्योंकि आप किसी भी वीडियो पर जाते हो तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमको फर्स्ट स्टेप में अगर हमको कुछ पढ़ना होता है, फर्स्ट स्टेप में अगर हमको कुछ भी पढ़ना होता है तो सबसे पहला आता है हमारा पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। 1 मिनट, क्या आती है? पाइथागोरस थ्योरम आती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कैसे यूज किया जाता है? पाइथागोरस थ्योरम को हम बेसिकली 90 डिग्री के एंगल में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? 90 डिग्री के एंगल, यानी कि आपके रेक्टेंगल का को सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज करते हैं। इसमें हमारा जो राइट एंगल है वो है हमारा बी। पाइथागोरस को हम बेसिकली इसी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम यूज करते हैं तो हमारा ये जो होता है वो होता है कर्ण, ये होता है हमारा आधार, और ये होता है हमारा लंब। इंग्लिश में अगर हम इसको समझते हैं तो ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, और ये होता है हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तीन टर्म्स होते हैं, इन्हीं से हमको साइन कॉस वगैरह जो कुछ भी हमको टर्म्स बनाने होते हैं वो सभी टर्म्स इसी से बनकर निकलते हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। तो हमारे जो पाइथागोरस का थ्योरम है वो तो ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसको हमको अच्छे से पढ़ना है, इसी से हमको सब सभी चीज़ों को समझते हुए चलना है।
ये तो हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम को भी अच्छे से पढ़ चुके, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हम अच्छे से समझ चुके। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर। ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो बेसिस कहता है वो कुछ स्टेप्स हैं जो हमको याद करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये से याद करना है, जैसे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे कि साइन थीटा होता है, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमेशा क्या होता है आपका, आपको उन रेशियोज को याद करना है। देखिए अब अगर आप ये कहो कि सर साइन थीटा कैसे बन कर आया, कैसे निकल कर आया, इस चीज के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं कि साइन थीटा कैसे निकल कर आया, तो ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। क्योंकि अब इसको साइन थीटा को निकालते हैं, इसको समझते हैं, इससे कोई प्रॉफिट होने वाला तो है नहीं हमारा, कि साइन थीटा कैसे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। दैट्स मीन कि ये आपकी थ्योरम्स हैं, इनको समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको सॉल्व कैसे करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको याद ही कर लो तो ज़्यादा बेटर होता है समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तब आपको साइन थीटा बिल्कुल डेराइव नहीं करना होता है, आपको याद रखना होता है कि साइन थीटा की वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला में लिख देता हूँ, उसको ही आपको याद रखना है। फॉर्मूला है आपका हिंदी वाले बच्चों के लिए, लाल बट्टे कक्का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, या फिर आपका हो सकता है जो सीबीएसई बोर्ड के बालक हो, उन बच्चे हो, उनके लिए परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये होता है पीवीपी एचएचवी, पीवीपी और एचएचवी। अब इसमें पढ़ना क्या है हमको वो समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप वाला होता है, ये जो होता है एल अपॉन के, एल अपॉन के का मतलब होता है लंब बट्टे कर्ण। एल का मतलब यहाँ पर, एल का मतलब होता है हमारा यहाँ पर लंब, ए का मतलब होता है यहाँ पर हमारा आधार, और के का मतलब होता है यहाँ पर हमारा कर्ण, ये भी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। और पी या क्या होता है आप समझते हो, पी होता है अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो पी के लिए होता है आपका परपेंडिकुलर, यानी लंब जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और बेस, बेस होता है आपका, बेस तो बेस ही होता है यानी आधार बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज एच। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलेज आप बनाना चाहोगे तो किस तरीके से बनेंगे, आपको ये चीज याद रखनी है, बस और कुछ नहीं। जो पहला वाला होता है आपका, मैं इसको बता कर दिखाता हूँ आपको, लिखता हूँ। ये जो पहला वाला होता है ना आपका एल अपॉन के, ये होता है हमेशा साइन की वैल्यू, क्या होती है आपकी साइन की वैल्यू। साइन का मतलब होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। और दूसरा वाला जो होता है, दूसरा वाला जो ये वाला है, ये होता है हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि आधार बट्टे क्या कर्ण। और तीसरा जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार वो होता है हमेशा टेन का, क्या होता है वो हमेशा टेन थीटा होता है। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है लंब बट्टे, एक मिनट, लंब बट्टे आधार था, सॉरी गलती हो गई मेरे को यहाँ पे लिखने में, लंब बट्टे आधार था, वो क्या था आधार। ये होती है साइन कॉस और टेन की वैल्यू। अगर हमसे कोई पूछता है साइन थीटा बराबर क्या होता है तो हम बोलेंगे लंब बट्टे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो हम बोलेंगे आधार बट्टे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेस रेशियोज होते हैं हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्व समीकरण सर्व अनुपात जो होते हैं, बेस अनुपात जिन्हें हम कहते हैं, वो होते हैं हमारे साइन कॉस और टेन, तीन ही होते हैं। और जो बचे हुए तीन होते हैं, बेसिकली इनको छह बोलते हैं, बचे हुए जो तीन होते हैं वो उन सभी के इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे कि साइन का उल्टा हमेशा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा। तो अब इनके ये जो रेशियोज हैं ये भी चेंज हो जाएंगे, ये चेंज होंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा कर्ण अपॉन एल, यानी कर्ण अपॉन लंब,
ये हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, और ये हो जाएगा आपका आधार अपॉन लंब। ये तीन जो 6 रेशियोज मैंने लिखे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इसी को आपको समझना है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें जो नोट है वो ये चीज है, नोट में आपको लिखाता हूँ, उसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ में भी आएगा। और प्लीज गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। सो नोट क्या है इसका? नोट ये है कि जैसे मैं लिखता हूँ कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है मुझे 4/5, ठीक है। तो सर आप कोसेक थीटा बता दीजिए। सॉरी, मैं इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, नहीं इसे ही रहने देता हूँ, समझ में तभी आएगा आपके। कोसेक थीटा बता दीजिए। तो हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा की वैल्यू जितनी भी होती है ना, अगर हमको कोसेक थीटा चाहिए तो उसको उल्टा कर देना, तो यानी कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। सिंपल, कितना आसान था। मैंने कहा कि साइन थीटा इतना है तो कोसेक थीटा कितना होगा, तो हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर क्या होता है, जो साइन थीटा होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। यानी कोसेक साइन की वैल्यू को अगर उल्टा कर दूंगा तो कोसेक थीटा मिल जाएगा, कोसेक थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो साइन थीटा मिल जाएगा। सेम है, जितने तीनों के रेसिप्रोकल्स मैंने अलग अलग लिख दिए हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद अब देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरी स्लाइड लेकर प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। चलिए, अब मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखे फॉर्मूलेज की साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर कि कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, साइन कॉस टेन थीटा होता है, और होता है आपका कॉट थीटा। सभी को लिख देता हूँ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक थीटा। मैंने छह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लिख दिया। अब इनकी सामने इनकी वैल्यूज को लिख देता हूँ, ठीक है। टेन थीटा क्या होता था, से साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा, टेन थीटा होता है कॉट थीटा का उल्टा, कॉट थीटा होता है क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, एक दूसरे में आपस में रेसिप्रोकल। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। सभी रेसिप्रोकल्स मैंने लिख दिए। अब मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट समझा रहा हूँ आपको, इसको नोट में समझने की कोशिश कीजिएगा आप। चलिए, मैंने लिखा था यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। सर मुझे कोसेक थीटा बता दीजिए, कोसेक थीटा कितना होगा। मैंने लिख दिया साइन ए इज इक्वल टू 5/3। सर मुझे कोसेक बी बता दीजिए कितना होगा। अब इन दोनों के आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर जो मैंने ए लिखा हुआ है ना, अब हर क्वेश्चन में आपको थीटा तो नहीं दिया होगा, ए और बी से बात करते हैं वो क्या होता है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ आपको। ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल बना है ए बी सी, तो यहाँ पर ये जैसे मैंने एंगल ए की बात की, तो इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस थीटा की जगह पर एंगल बदल जाते हैं, ए लिख जाता है, बी लिख जाता है, सी लिख जाता है, जो कुछ भी होता है वो उसको इस हिसाब से लिख देते हैं वो। यहाँ पर थीटा की जगह पर मैंने ए लिख दिया है। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं इसका, समझते हैं फिर, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा था 3/5, तो हमको पता है कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। कितना हो जाएगा, 5/3, ठीक है। अब क्या ये साइन ए है 5/3, तो कोसेक एक कोसेक बी कितना होगा, क्या ये 5/3/5 होगा या नहीं होगा? बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, प्लीज। तो यही जो नोट है वो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रेसिप्रोकल्स होते हैं ये तभी वैलिड होते हैं एक दूसरे में, यानी रेसिप्रोकल्स का यूज या वैलिड तभी होते हैं जब इनके थीटा एक जैसे होते हैं।
अगर थीटा चेंज हो जाते हैं, अगर थीटा चेंज हो जाते हैं तो ये फिर वैलिड नहीं होता। ये फिर वैलिड ऐसे नहीं होता कि 5/3 है तो उसको 3/5 कर दीजिए, ये इस तरीके से वैलिड नहीं होता। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट क्वेरी होती है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो आप। मैं इसी वजह से मैंने आपको ये डाउट सेशन लिया है, इसको आप डाउट सेशन कह सकते हो। ठीक है, मैंने अब आपको बताया, क्या बताया मैंने अब आपको कि थीटा जब एक जैसे होते हैं तब भी आप इनको रेसिप्रोकल करके एक दूसरे के आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो, और वरना इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो। मैं इसको वेरीफाई करके भी आपको दिखा दूंगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ और उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स लिख लिया है, 5, 3 का और 4 का। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्लीज टेल मी साइन ए कितना होगा। सॉरी, एक इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपसे। चलिए इसी के साथ में बता देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो 4 बच्चों को समझ जाओगे। मैंने लिखा साइन ए और मैंने लिखा यहाँ पर साइन सी, इनकी वैल्यूज मुझे चाहिए। तो मुझे पता है कि साइन ए क्या होता है, मुझे पता है साइन ए होता है आपका लंबवत्ते कर्ण। साइन तो हमेशा लंबवत्ते कर्ण ही होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है इसमें, इस पूरे पूरे फिगर के अंदर लंब कौन सा है। अब हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था कि लंब ये वाला होता है, यानी परपेंडिकुलर ये होता है, आधार ये होता है और कर्ण ये होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हमको ये लंब जो होता है ना, उस लंब को उसके थीटा के अनुसार ही डिफाइन करना होता है कि क्या थीटा पूछा है। जिस थीटी के बारे में वो बात कर रहा है, यानी जिस कोण के बारे में वो बात कर रहा है, उसके सामने का जो साइड होती है, उसके सामने की जो साइड होती है वही हमारा लंब का काम करती है, ना कि अदर कोई लंब का काम करेगी। इस फिगर के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो लंब हमारा 4 है, क्योंकि हमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है वो हमारा 4 लंब दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, लंब 4 ही तो दिख रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि ये किसके सामने की साइड है, ये सामने की साइड है सी की। तो सी वाले के लिए ही ये लंब का काम करेगा, सी वाले के लिए ही ये लंब का काम करेगा। अगर मैं ट्रायंगल को बना दूं यूं और 4, 5, 3 लिख रहे हैं, तो सी वाले के लिए लंब कौन है, ये है। और जब मैं बात कर रहा हूँ थीटा ए वाले की, तो ए वाले के लिए लंब कौन है, ये है। यानी कि इससे यहाँ से ये पता चलता है कि थीटा के सामने वाली भुजा ही हमारी लंब का कार्य करती है। ये है आपका नोट कि थीटा के सामने वाले भुजा ही हमारे लंब का काम करती है। अब ए को देखते हैं, अब ए के सामने की भुजा कौन सी है, 3, तो ये हो गया हमारा लंब। क्या हो गया, ये हमारा लंब। ठीक है, अब ये तो लंब हो गया। अब इन दोनों में से डिफाइन करना है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण होती ही है, बची कुछ अब आपकी आधार है, तो ये अब आधार है आपकी। अब क्या पूछा, साइन ए, तो लंब बट्टे कर्ण कितना, 5। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, साइन ए जो इसने पूछा है ना कि साइन ए कितना होगा, तो साइन ए होगा हमारा 3/5। अब इसने पूछा साइन सी कितना होगा, तो सी के सामने वाला सी एंगल कौन सा, ये है, तो इसकी जो सामने वाली जो साइड होगी ये वाली, ये होगी आपकी लंब। अब लंब यहाँ पर 4 है, कर्ण यहाँ पर फिर से भी 5 है। अब ये इतना निकल कर आ गया 4/5। अब मैं किस चीज को वेरीफाई करना चाहता हूँ, ये तो समझ में आ गया कि हमको वैल्यूज कैसे निकालनी है। साइन ए कैसे निकालना था मैंने बता दिया, साइन सी कैसे निकालना था,
वो मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल और भी मैं समझाऊंगा जिससे आपको और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब जो बात करते हैं मेन मेन जो पॉइंट है उस पर। और मेन पॉइंट हमारा क्या है? मेन पॉइंट है हमारा वेरीफाई करना। वेरीफाई क्या चीज करनी है हमको कि क्या साइन ए इज इक्वल टू है 1 अपॉन कोसेक ए के, क्या साइन ए इज इक्वल टू है 1 अपॉन कोसेक बी के, इस चीज को वेरीफाई करता हूँ। अब मैंने साइन ए की वैल्यू निकाल ली एंगल ए के अकॉर्डिंग 3/5। अब मैं कोसेक की ओर निकाल लेता हूँ। तो कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है हमारा, कितना होता है जब थीटा सेम होते हैं तो कोसेक क्या होता है? वैसे कोसेक बेसिकली हमारा होता क्या है? कोसेक होता है हमारा ए रही, तो कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। कोसेक होता है हमारा कर्ण बट्टे लंब। तो जब ए थीटा है तो कर्ण बट्टे लंब कहाँ आएगा? कर्ण 5 और लंब 3। कर्ण बट्टे लंब क्या चीज है? कर्ण बट्टे लंब। तो 5/3 आया। तो यहाँ पर रखकर चेक कर लेते हैं कि साइन ए है 3/5 तो कॉस ए है 5/3। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। थीटा एक जैसे होने पर रेसिप्रोकल हमको मिले, एकदम सही बात। अब चेक करते हैं साइन ए कितना है? 3/5 है। लेकिन 1 अपॉन कोसेक बी यानी बी अब हमारा यहाँ पर एंगल है। बी को चलो छोड़ देते हैं, सी लेते हैं एंगल यहाँ पर। क्या ले लेते हैं? सी। कोसेक सी। अब देखिए सी लिया हमने, तो सी कहाँ है? यहाँ पर है, ये रहा। सी के सामने वाला भुजा साइड कौन सी? लंब। लंब कितना हमारा? 4 है। तो कोसेक क्या होता है हमारा? कोसेक होता है हमारा कर्ण बट्टे लंब। लंब है 4, कर्ण कितना है? 5। तो कर्ण बट्टे लंब यानी 5 और बट्टे में 4। इसको सॉल्व करता हूँ, 4 ऊपर जाएगी। 3/5 बराबर में 4/5 आई। तो क्या आपस में बराबर आए? नहीं बराबर आए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे थीटा बदल जाते हैं, जब हमारे थीटा आपस में बदल जाते हैं, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर सी हो गया, तो रेसिप्रोकल्स आपस में बराबर नहीं होते। यानी मैं कहूँ कि कोसेक ए बराबर होगा 1 अपॉन कोसेक सी के, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थीटा अलग अलग है। अगर मैं कहता हूँ कोसेक ए बराबर होगा 1 अपॉन कोसेक ए के, तो होगा। क्यों? क्योंकि थीटा एक जैसे हैं, एंगल एक जैसे के बारे में बात चल रही है, तो रेसिप्रोकल्स आपस में बराबर होंगे। अगर एंगल अलग अलग की बात चल रही है तो रेसिप्रोकल्स आपस में बराबर नहीं होंगे। ये वेरिफिकेशन तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज नोट डाउन इट एंड देन एक आध क्वेश्चन और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि वैल्यूज कैसे निकालनी है। ठीक है, चलिए एक और मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिया हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स 9, 40, 41। ठीक है, मुझे निकालनी है tan b tan c की वैल्यू। तो पहले ये देखिए कि tan की वैल्यू क्या होती है। tan थीटा पढ़ा था हमने लंब बट्टे आधार। क्या पढ़ा था? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार और लंब बट्टे आधार, tan तो यही होता है। ठीक है, लंब बट्टे आधार और लंब बट्टे आधार। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर आधार जो एंगल्स है वो चेंज हो गए हैं। यहाँ पर एंगल बी है, यहाँ पर एंगल सी है। एंगल बी कितना है? एंगल बी ये रहा। एंगल बी के सामने पर छोड़ देते हैं इसको एंगल बी, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंगल बी को 90 डिग्री माना है, तो एंगल बी नहीं लेते हैं, एंगल ए और सी में से लेते हैं, क्योंकि एंगल ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो एंगल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? बी ले लेता हूँ, बी में ए ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि बी हमारा जब 90 डिग्री है तो इसको नहीं लेकर चलेंगे, हम लेकर चलेंगे ए और सी को। देखिए एंगल ए के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लंब हमारा ये है। ठीक है, कितना है? 40। लंब कितना है? 40। अब इन दोनों में कर्ण तो यही काम करेगा, तो आधार बचा हुआ कितना हो गया? 9। तो ये हो जाएगा 9, इसका ये आंसर होगा। अब मैं tan c की बात करूँ तो c के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो ये जो है हमारा क्या है? ये है हमारा लंब, यानी अब c के अकॉर्डिंग लंब कौन सा है? 9। तो 9 आधार कौन सा है? 40। तो ये आ गया आपका 9/40। तो क्या देखिए tan a अलग वैल्यू आई, tan c अलग वैल्यू आई। अगर मैं इसी को मैं cot a में निकालता हूँ तो cot a में कन्फर्म है 9/40 ही निकल के आएगी।
कॉट सी में निकालता हूँ तो कॉट सी में कन्फर्म है 40/9 ही निकल कर आएगी, क्योंकि थीटा एक जैसे हैं दोनों के, वैल्यूज भी आपस में बराबर ही आएंगी। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली समझ में आ गया हो कि वैल्यूज को किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 20-25 मिनट हो गए, 20-25 मिनट होकर ये वीडियो बन कर चुका है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के ऊपर। तो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बेस के ऊपर। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी और भी बेसिक डाउट या फिर कुछ और भी डाउट आता है, आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। जिस तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाकर आपको समझाया, उसी तरीके से मैं और वीडियोस में बनाकर आपको डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा, क्योंकि जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो डाउट्स पूछने के लिए कहाँ जाओगे, डाउट्स को भी तो मैं ही बताऊंगा ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।